जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि कोई भी विधेयक अधिनियम कैसे बनता है या आम भाषा में कोई भी कानून कैसे बनता है। कानून से क्या तात्पर्य है कि कौन बनाता है कानून हमारे भारत देश में। सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में, भारत देश में जो कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है वो है हमारे भारत देश की पार्लियामेंट, यानी कि संसद। अब जो हमारे भारतीय संसद है उसमें दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इन दोनों के जो सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं हम एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हिंदी में सांसद बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे हमारे हरियाणा राज्य में से 10 सदस्य लोकसभा में चुन के भेजे जाते हैं और 5 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हरियाणा में टोटल कितने सांसद है, तो आप कहेंगे 15 सांसद है। कुछ लोग सिर्फ लोकसभा के सदस्यों को ही सांसद बताते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो भी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर कि कोई भी कानून बनता कैसे है। कानून बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं, ऐसे ही कोई कानून नहीं बन जाता। सबसे पहला डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, विधेयक और अधिनियम में क्या फर्क होता है। जैसे अब किसी भी विषय पर कोई कानून बनाना है तो उसके लिए एक विधेयक लोकसभा या फिर राज्यसभा में लेकर आया जाएगा किसी भी सदस्य द्वारा, तो वो होता है विधेयक। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में से जब वो पास हो जाएगा उसके बाद वो राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा। अगर राष्ट्रपति जी उस पर अपने साइन कर देते हैं तो वो बन जाता है अधिनियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट। तो सबसे पहला डिफरेंस हमने अभी तक जाना, डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट की। एक विधेयक और अधिनियम में क्या डिफरेंस होता है। अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कानून कैसे बनता है। सबसे पहले होता है, कानून बनाने के लिए 5 स्टेज से कोई भी कानून गुजरता है। मतलब कोई भी विधेयक कानून बनने के लिए, संविधान में ऐड होने के लिए 5 स्टेज से गुजरता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला होता है प्रथम पाठन। प्रथम पाठन, अब हम इसको एक एग्जांपल से के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक और डिफरेंस पता होना चाहिए, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जिसे कोई भी मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का सदस्य लेकर आता है, तो वो होता है सरकारी विधेयक। अब अगर सरकारी विधेयक और जो गैर सरकारी विधेयक है, मंत्रिमंडल यानी जो सरकार के सदस्य है, कार्यपालिका के जो सदस्य है, उनके अलावा अगर कोई भी तीसरा पर्सन लेके आता है, क्या लेके आता है, कोई भी विधेयक, तो वो बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हरियाणा से जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो क्या है, वो मंत्री भी है, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं। अब अगर कोई विधेयक वो लेके आते हैं संसद में तो वो बोला जाएगा सरकारी विधेयक। लेकिन जैसे कुरुक्षेत्र से जो सांसद चुने गए हैं नवीन जिंदल जी, वो भी बीजेपी पार्टी के ही सदस्य है, लेकिन अगर वो कोई विधेयक पेश करते हैं तो वो सरकारी विधेयक नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कोई भी मंत्रिमंडल में कोई भी पद नहीं है। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी की बात नहीं है, यानी जो बंदा वर्तमान समय में मंत्री है, अगर वो विधेयक को लेकर आता है तो सरकारी विधेयक। अगर उसके अलावा कोई तीसरा बंदा या दूसरा बंदा विधेयक को लेकर आता है तो गैर सरकारी विधेयक। आशा करता हूं ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो ही गया होगा। अब चलिए चलते हैं प्रथम पाठन की तरफ। मान लीजिए, अब सबसे पहले अगर कोई सरकारी विधेयक है तो अब ऐसे ही कोई भी बंदा, सुबह ऐसे नहीं होगा कि संसद का सत्र चल रहा है और कोई भी सांसद वहां पे गया और खड़ा होकर बोलने लग गया कि मैं, ये विधेयक है मेरा, मैं इसको कानून बनवाना चाहता हूं। अगर सरकारी विधेयक है तो सबसे पहले उनको नोटिस देना होगा। मान लीजिए लोकसभा में अगर कोई विधेयक आ रहा है तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको नोटिस देना होगा 7 दिन पहले। और अगर कोई गैर सरकारी विधेयक है तो उनको नोटिस देना होगा 30 दिन, यानी 30 दिन पहले नोटिस देना होगा, बताना होगा, सूचित करना होगा सदन को। उसके बाद उससे रिलेटेड तैयारी की जाती है। सबसे पहली बार जब कोई भी विधेयक इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहां पे जो सदस्य उस विधेयक को लेके आया है, यानी उस बिल को लेके आया है, तो वो सिर्फ उसका शीर्षक बताएगा और उसको उद्देश्य बताएगा कि मैं इसको लेके क्यों आया हूं, यानी इसका टाइटल क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव, मतलब मैं इसको जो विधेयक को लेके आया हूं इसे क्या फायदा होगा। सिर्फ इतनी बात होगी, उसमें कोई बहस नहीं होगी। फिर आती है द्वितीय पाठन, मतलब सेकंड स्टेज। इसमें साधारण बहस की अवस्था होती है। अब जितने भी बंदे लोकसभा में बैठे हैं, बंदे का मतलब जो लोकसभा के जो सांसद हैं जितने वहां पे बैठे हैं, तो उनको कागज दे दिए जाएंगे। मतलब उनको कहा जाएगा कि ये जो विधेयक है इसके बारे में जो जानकारी है हम आपको इन पेजेस में लिखी है, इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद उस पर थोड़ी बहस होती है। फिर जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो फैसला लेता है कि इस पे अभी वोटिंग कराई जाए। अगर वोटिंग नहीं कराई जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसको संसद की जो समिति है उसको सौंपते हैं। अब जो समिति है, 2 तरह की आपको यहाँ पे समिति पढ़नी होती है, प्रवर समिति और संयुक्त समिति। प्रवर समिति वो होती है कि जिस सदन में विधेयक आया है उसी के जो सदस्य हैं उनसे मिलकर प्रवर समिति बनती है। और संयुक्त समिति क्या होती है, जैसे लोकसभा में कोई विधेयक आया तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य हैं उनको लेके एक समिति बनाई जाती है जो विधेयक पर, मतलब उसको अच्छी तरह से खंगालते हैं। उसका जो निचोड़ है उसको लोकसभा के सामने या जिस सदन में वो विधेयक आया है उसके सदस्यों के सामने रखते हैं
कि भाई इसके ये फायदे होंगे, ये नुकसान हो सकते हैं, मतलब उसका एक पूरा तरह से निचोड़ कि अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, वो सभी की सभी बातें उनके सामने रख देते हैं। जब समिति की जांच होती है उसके बाद होती है जी विचार विमर्श की अवस्था। अब विचार विमर्श की अवस्था में क्या होता है, मान लीजिए अमित शाह जी ने कोई विधेयक इंट्रोड्यूस किया, समिति की जांच भी होगी, तो उसके बाद जब उस पर विचार विमर्श होगा, लोकसभा में लोग उस पर अपने विचार रखेंगे, बहस होगी। तो अब अगर किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने, XYZ ने, मान लीजिए नवीन जिंदल जी ने वहां पे एक संशोधन बताया कि आप इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर दीजिए। अब अगर वो संशोधन मान लिया गया तो वो भी उसका हिस्सा बन जाएगा विधेयक का। और उसके बाद वहां पे क्या होता है, फिर जाता है तीसरी स्टेज में। तीसरी स्टेज पे यहाँ पे कोई भी बहस नहीं होती, इसमें सिर्फ वोटिंग होती है कि जी ये विधेयक है, आप इसको स्वीकार कीजिए या अस्वीकार कीजिए, मतलब इस पे यस या नो कीजिए। अगर लोकसभा उसको अच्छी तरह से स्वीकार कर लेती है, अच्छी तरह से क्या तात्पर्य है कि उसके लिए जिस हिसाब की वोटिंग चाहिए होती है, साधारण बहुमत चाहिए होता है, विशेष बहुमत चाहिए होता है, या जिस भी प्रकार से वो पास होना होता है, अगर वो वहां पे पास हो जाता है तो फिर जो लोकसभा का अध्यक्ष है, अगर लोकसभा में विधेयक इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर राज्यसभा में हुआ है, तो राज्यसभा का जो सभापति यानी जो हमारे भारत देश का वाइस प्रेसिडेंट है, वो क्या काम करते हैं, उनको दूसरे सदन में भेजते हैं। अब जब दूसरे सदन में विधेयक गया तो वहां पे दूसरे सदन में भी सेम टू सेम यही होगा जो पहले सदन में हुआ था। दूसरे सदन के पास रहते हैं जी चार विकल्प। चार विकल्प क्या रहते हैं कि मान लीजिए एक विधेयक गया था दूसरे सदन में, पहले सदन से पास होने के बाद, तो दूसरे सदन ने उसको एज इट इज, कि इसमें कोई भी कमी नहीं है, आप जो ये बनाना चाहते हो बिल्कुल सही बात है, अगर इसको हम सेम टू सेम हम इसको मान लेते हैं और हम भी इसको पास कर देते हैं। एक काम तो ये हो सकता है। दूसरे नंबर पे काम क्या हो सकता है कि जो विधेयक था हम उसको मानते ही नहीं, ये गलत बात है, हम तो इसको पास ही नहीं करेंगे। ठीक है, एक काम ये हो सकता है। तीसरा काम क्या हो सकता है कि उसमें कुछ संशोधन सुझाए जा सकते हैं राज्यसभा के द्वारा, कि जी लोकसभा को बोला जाएगा कि आपने जो ये विधेयक हमारे पास भेजा है, इसमें देखो ये विधेयक बहुत सही है, लेकिन इसमें कुछ हम बातें चेंज चाहते हैं, ये हम इसमें संशोधन सुझा रहे हैं। या फिर चौथा क्या हो सकता है, उस पर कोई निर्णय ही नहीं लिया जाए और उसको ऐसे ही पेंडिंग में रख दिया जाए। तो ये चार चीजें हो सकती हैं दूसरे सदन के पास। तो अब अगर विधेयक को मान लिया गया तो वो जो विधेयक है वो दोनों सदनों के द्वारा पास हो गया, मतलब दोनों सदनों ने उसको स्वीकार कर लिया। अगर नहीं माना, ये एक कि दूसरे सदन ने कह दिया कि हम तो इसको मानते ही नहीं, जाइए हम इस पे इसको नो कर देते हैं, वोटिंग कर देते हैं और उसको विधेयक को गिरा देते हैं। तीसरा क्या होता है जी, संशोधन। अब अगर ये संशोधन लोकसभा ने मान लिया कि जी ठीक है हमसे ये भूल हुई थी, आपने ये कहा, ये बहुत अच्छी बात है, हम इसको मान लेते हैं, तो अब अगर संशोधन को मान लिया गया दूसरे सदन के द्वारा, या फिर विधेयक को दोनों सदनों ने एज इट इज स्वीकार कर दिया, तो दोनों सदनों द्वारा पास माना गया। लेकिन अगर जो संशोधन सुझाए गए हैं राज्यसभा के द्वारा या मतलब दूसरे सदन के द्वारा, अगर पहला सदन उनको नहीं मानता है तो यहाँ पे, या फिर उनको नेग्लेक्ट ही कर देता है बिल्कुल ही उस विधेयक को, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर राष्ट्रपति जी वहां पे देखते हैं कितने दिन की वेट करते हैं, 6 महीने की वेट करते हैं। या फिर अगर निर्णय नहीं लिया जाए तो भी 6 महीने की वेट की जाती है। अब 6 महीने काउंट कब होते हैं कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो उसमें काउंट होते हैं। ये नहीं कि संसद का जैसे सत्र ऑफ हो गया और जो बाकी का समय बचा वो भी उन 6 महीने में काउंट होगा, वो नहीं। संसद के सत्र के दौरान 4 दिन को छोड़ के लगातार जब संसद चली हो तो वो काउंट होने शुरू हो जाते हैं। फिर राष्ट्रपति जी बुलाते हैं संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन, जिसमें लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष। अगर उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष बाय चांस वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो उसकी अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी प्रेजेंट नहीं है संयुक्त बैठक वाले दिन तो राज्यसभा का उपसभापति उसकी अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सभापति उसकी अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और मान लीजिए अगर राज्यसभा का उपसभापति भी इस दिन प्रेजेंट नहीं है तो फिर जो दोनों सदनों के सदस्य हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस बैठक को कौन अध्यक्षता इसकी करेगा। तो संयुक्त बैठक में अगर कोई विधेयक गया तो उसको पास कराने के लिए साधारण बहुमत की ही नीड होती है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, साधारण बहुमत की ही नीड होती है सिर्फ संयुक्त बैठक में। तो वहां पे जो लोकसभा है उसकी संसद की जो सदस्यता है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब दोगुनी ही होती है राज्यसभा से, तो वो किसी भी विधेयक को आसानी से पास करवा सकती है वहां पर लोकसभा। लेकिन अब तक आजादी से अगर हम आज तक की बात देखें तो 3 विधेयक ऐसे हैं जो संयुक्त बैठक में पास हुए हैं, आप उनको एक बार पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, अब अगर कोई विधेयक पास हो गया, ठीक है, संयुक्त बैठक हो गई, फिर चला गया वो राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प रहेंगे। 3 विकल्प क्या रहेंगे,
सबसे पहले तो वो विधेयक को यस बोल देगा। यस बोलने से क्या तात्पर्य है कि उस पर साइन कर देगा कि ठीक है, आपने अच्छा विधेयक बनाया है, और वो अब विधेयक नहीं रहेगा, वो बन जाएगा अधिनियम। दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति उसको वापस लौटा दे सदन को, कि लोकसभा को वापस भेज देगा कि इसमें कुछ कमियां हैं, एक बार इस पे आप दोबारा से विचार विमर्श कीजिए। अगर लोकसभा या फिर राज्यसभा दोबारा फिर राष्ट्रपति को विधेयक भेजती है, चाहे उसमें चेंज करके भेजे चाहे बिना चेंज किए भेजे, तो राष्ट्रपति को उसके ऊपर साइन करने होते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है राष्ट्रपति के पास वीटो का। वीटो का मतलब होता है रोकना, कि मैं तो इस पे फैसला ही नहीं करूंगा। अब वीटो भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी कह दे कि मैं तो इसको एज विकृत करता हूं, ये विधेयक देश के लिए सही नहीं है। तो अब आप कहेंगे हमने तो अभी तक पढ़ा कि जो राष्ट्रपति है वो तो मंत्रिपरिषद के कहने पे ही काम करता है, कि राष्ट्रपति जी कोई भी निर्णय मंत्रिपरिषद से सलाह करके ही लेते हैं, विचार विमर्श करके लेते हैं। तो अब अगर कोई सरकारी विधेयक है तो राष्ट्रपति जी उसको मना कैसे कर देंगे। अब अगर अमित शाह जी ने कोई विधेयक इंट्रोड्यूस कराया है तो उन्हीं की तो सलाह लेनी है बाद में, तो वो तो कहेंगे ही कि हाँ अच्छा है, मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था, साइन कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहले नंबर पे अगर राहुल गांधी जी ने कोई विधेयक इंट्रोड्यूस किया हो और वो पास होके आ गया बाय चांस, तो ऊपर सरकार वाले बोल दे, मोदी जी बोल दे राष्ट्रपति जी को और मंत्रिपरिषद इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। एक ऑप्शन तो ये होता है। दूसरे नंबर पे क्योंकि राष्ट्रपति जी को माननी तो मंत्रिपरिषद की ही होती है। अब आप में से मन में से बहुत से लोगों के ये बात चल रही होगी कि अगर राहुल गांधी जी विधेयक लेके आएंगे तो उसको पास ही क्यों होने देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। हो सकता है, अगर पास कैसे हो सकता है कि अगर पूर्ण बहुमत सरकार के पास नहीं हो तो एक सिचुएशन बनती है जिसमें गैर सरकारी विधेयक भी पास हो जाते हैं। ठीक है, बहुत रेयर चांस है। तो अब अगर राहुल गांधी, मैंने बताया था कि राहुल गांधी जी कौन हो गए, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएंगे वो, क्योंकि वो सरकार में नहीं है, या फिर नवीन जिंदल जी लेके आए और ऊपर मोदी जी उससे संतुष्ट नहीं हो, वो कह दें मना कर दो राष्ट्रपति जी आप इसको, तो राष्ट्रपति जी मना कर देंगे। दूसरा चांस क्या होता है, अमित शाह जी बिल लेके आए, ये भी नेग्लेक्ट हो सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, मतलब इस पे मनाही हो सकती है। कैसे मनाही हो सकती है, मान लीजिए आज कितनी तारीख है, फरवरी चल रहा है, और अमित शाह जी ने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और वो राज्यसभा में गया, वहां से भी पास हो गया, लेकिन इसी बीच में सरकार गिर गई, और नहीं राज्यसभा से भी पास हो गया, और राज्यसभा से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति जी के पास चला गया, और उसके बाद गिर जाती है सरकार भाजपा की, और नई सरकार बना लेती है दूसरी पार्टी, अपोजिशन सरकार बना लेती है, कांग्रेस सरकार बना लेती है। तो अब राष्ट्रपति जी किसके मानेंगे, नई मंत्रिमंडल नए प्रधानमंत्री की मानेंगे। तो उस समय जो विपक्ष है, मतलब जो उस समय की सरकार है, वो बोल दे कि सबसे पहले तो इस विधेयक को नेग्लेक्ट करो, तो फिर राष्ट्रपति जी उसको मना कर देंगे। तो राष्ट्रपति जी या तो उसको स्वीकृत करेंगे या फिर दोबारा फिर विचार विमर्श के लिए भेजेंगे, मतलब लौटा देंगे, या फिर उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर वो उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो बन जाता है कानून। तो ये फर्क होता है बिल और एक्ट में, कि कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है, कोई भी विधेयक अधिनियम कैसे बनता है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक एक बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।